हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन निर्मल आईआईटी एंड मेडिकल एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन गुप्ता। आप पढ़ रहे बायोलॉजी और चैप्टर चल रहा था हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी हमारा इम्यून रेस्पॉन्स है वो कैसे वर्क करता है। आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी इम्यून सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं। इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी अब देखिए स्टूडेंट्स, इम्यून सिस्टम कंप्राइजेस, इम्यून सिस्टम के अंदर क्या इंक्लूड होगा? नंबर 1, lymphoid organs, tissues, cells and soluble molecules like antibodies. These are included in the immune system in human body. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात हम ये भी देखें कि जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इज यूनिक इन द सेंस दैट इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इज यूनिक in the sense that it recognizes foreign antigen ये क्या करता है? जो भी फॉरेन एंटीजन होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने का वर्क करता है। सेकंड, ये बात हमने पहले बता दिया था। सेकंड, रेस्पॉन्ड to them and memorize, इनको memorize करने का वर्क। तो ये यूनिक, ये जो 3 वर्क है इम्यून सिस्टम के, ये यूनिक है, रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा, रेस्पॉन्ड करता है, उनका मेमोराइज करता है। अब हम बात करें एक एक की। सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। व्हाट आर लिम्फॉइड ऑर्गन्स? तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है? देखिए, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें ऑर्गन्स इन विच द लिम्फोसाइट्स फॉर्म और मैच्योर्ड और proliferated, they are known as the lymphoid organs. Organs in which lymphocytes are formed or produced or matured and proliferated are known as lymphoid organs. तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? जहां पर लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है, लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है और लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन होता है। These are known as the lymphoid organs. Lymphoid organs are of 2 types. Number 1, primary lymphoid organs and number 2, secondary lymphoid organs. तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। First of all, we discuss about the primary lymphoid organs. Primary lymphoid organs. अब देखिए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या होगा?
कौन कौन इंक्लूड होंगे? नंबर 1 बोन मैरो and thymus glands. Thymus glands are primary lymphoid organ. Bone marrow and thymus glands are primary lymphoid organ. They provide micro environment to develop the lymphocytes. तो ये माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करें बोन मैरो की, तो बोन मैरो में जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो इन बोन मैरो में जिन लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन और मैच्योरेशन होता है उन्हें भी लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। फॉर्मेशन तो जितनी भी लिम्फोसाइट्स हैं, जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, सबका कहां पर होता है? बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। यहां पर क्या है? ऑल ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड including lymphocytes के अलावा और जितने भी ब्लड सेल्स हैं उन सब का फॉर्मेशन भी कहां पर होता है स्टूडेंट्स? बोन मैरो में। तो बोन मैरो इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड इज आल्सो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। थाइमस ग्लैंड इज ए लोब्ड ऑर्गन। थाइमस ग्लैंड इज ए लोब्ड ऑर्गन and located near the heart beneath the breastbone. ओके स्टूडेंट्स, जो ब्रेस्टबोन होती है स्टर्नम, उसके नीचे होता है थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड जानते हैं आप, एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज लार्ज, बट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और ड्यूरिंग द एज इट रिड्यूस, और ये रिड्यूस होती जाती है। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी द साइज ऑफ थाइमस ग्लैंड इज वेरी स्मॉल। प्यूबर्टी के बाद इसका जो साइज होता है बहुत स्मॉल हो जाता है। तो हमने बोला था कि थाइमस ग्लैंड में भी क्या होता है? मैच्योरेशन होता है। डेवलपमेंट तो कहाँ होता है? बोन मैरो में। या प्रोडक्शन कहाँ होता है? बोन मैरो में। बट मैच्योरेशन कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड। ऐसी लिम्फोसाइट्स जिनका प्रोडक्शन तो होता है बोन मैरो में, बट मैच्योरेशन होता है थाइमस ग्लैंड में। दीज आर नोन एज द टी लिम्फोसाइट्स। और यहाँ जो लिम्फोसाइट्स फॉर्मेशन होती हैं और मैच्योर होती है उन्हें क्या बोला जाता है? बी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर क्या होगा? टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स are matured in the thymus gland. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर मींस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है? इन विच द lymphocytes are differentiated into the antigen sensitive lymphocytes. जो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स हैं उनमें डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड में। सो दीज आर नोन एज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या होगा? जो भी लिम्फोसाइट्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है, मैच्योरेशन होता है। और ये लिम्फोसाइट्स जो एंटीजन सेंसिटिव और एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्या हो जाती है? डिफरेंशिएट हो जाती है। तो हम ये लिख सकते हैं इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, in primary lymphoid organs lymphocytes are differentiated into antigen sensitive सेल्स। एंटीजन सेंसिटिव सेल्स में क्या हो जाती है? ये डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं। तो इन्हें क्या बोला जाएगा? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोला जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है? जहां पर लिम्फोइड लिम्फोसाइट्स होगी वो इंटरेक्ट करती है एंटीजन के साथ
they provide the site for the interaction of between the lymphocyte and antigen. Secondary lymphoid organs. Secondary lymphoid organs. सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या होगा? दे प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन बिटवीन द lymphocyte and antigen, lymphocytes and antigen. These are known as the secondary lymphoid organs. तो secondary lymphoid organs क्या है? जहां पर एंटीजन और lymphocytes के बीच में इंटरेक्शन होता है और these cells are converted into the effector cells और ये effector cells में कन्वर्ट हो जाती हैं. lymphocytes get proliferated इंपॉर्टेंट. तो प्रोलिफरेशन कहां पर हो रहा है लिम्फोसाइट्स का? हो रहा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में हो रहा है. तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर द कौन कौन से होंगे? ये देखिए आप. नंबर 1 स्प्लीन. Second, pairs patches of intestine. Number 3, lymph nodes. Number 4, vermiform appendix. These are the secondary lymphoid organs. तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होंगे? टॉन्सिल्स भी इसमें इंक्लूड होंगे. टॉन्सिल्स आर आल्सो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. तो स्प्लीन, पियर्स पैसेज ऑफ द इंटेस्टाइन, लिम्फ नोड्स, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एंड टॉन्सिल्स आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा बिटवीन द लिम्फोसाइट एंड एंटीजन. स्प्लीन की बात करें, इट इज bean shaped structure. It is also known as the blood bank of the body, graveyard of RBC. इसे ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोला जाएगा. ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी because excess amount of the erythrocytes are stored in the spleen, so spleen is also known as the blood bank of the body, and the dead RBCs are destroyed in the spleen, so spleen is known as the graveyard of the RBCs. और बीन से क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा? ट्रेपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ये फिल्ट्रेशन का वर्क करता है. ये वर्क कैसे करेगा? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड by trapping of blood-borne pathogens. blood-borne pathogens जो होते हैं उनकी ट्रेपिंग करके ब्लड की फिल्ट्रेशन का वर्क करता है कौन? स्प्लीन. तो स्प्लीन क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन है. कौन सा लिम्फोइड ऑर्गन है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. ओके स्टूडेंट्स, पेयर्स पैचेज जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे, पेयर्स पैचेज आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन. These are the lymph nodes, vermiform appendix and tonsils. These all are the secondary lymphoid organs. Okay students, समझ में आ गया आप लोगों के? नेक्स्ट हम बात करते हैं MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT. MALT क्या है? MALT म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. MALT lymphoid tissue present along with the lining of
digestive tract, respiratory tract and urogenital tract is known as the mucosa associated lymphoid tissue. Lymphoid tissue which is situated along with lining of number 1 digestive tract, number 2 respiratory tract और number 3 urogenital tract. It is known as the MALT or mucosa associated lymphoid tissue. The MALT form around 50% part of the total lymphoid tissue of the body. MALT about 50% of total lymphoid tissue of the body. Lymphoid tissue of the बॉडी के टोटल लिम्फॉइड टिश्यू का अराउंड कितना होता है? ये 50% होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया लिम्फॉइड टिश्यू और लिम्फॉइड ऑर्गन्स. अब हम बात करते हैं एलर्जी. एलर्जी क्या है? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो लिम्फॉइड टिश्यू है या फिर हम बात करें हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम इज आल्सो प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द हम बात करें ऑटोइम्यून डिजीज, इसके अलावा जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एलर्जी. एलर्जी क्या है? एलर्जी है एक्सैजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट और इज नोन एज द एलर्जी. एलर्जी क्या है? एक्सैजरेटेड response of our immune system to certain antigens present in the environment is known as the एलर्जी. अब जो एलर्जी है, एलर्जी में क्या होगा? जो सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी, सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी, सिम्टम्स एक तो क्या होगा? वाटरी आईज, स्नीजिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, nasal discharge. These are the symptoms of the allergy. एलर्जी के जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होगा? वाटरी आई, स्नीजिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, नेजल डिस्चार्ज. अब हमने आपको एंटीबॉडीज पढ़ाई, तो आईजीई एंटीबॉडी इज रिलेटेड टू द एलर्जिक रिएक्शंस. ये बात भी हम जानते हैं. आईजीई एंटीबॉडी इज रिलेटेड to the allergic reactions. अब ऐसे फैक्टर जो कि एनर्जी जनरेट करते हैं, फैक्टर्स which generates the allergy are known as the allergens. ऐसे एजेंट और फैक्टर्स which are responsible for the
allergy are known as allergens। अब देखिए एलर्जेंस क्या है। एलर्जेंस है माइट्स इन द डस्ट, डस्ट के अंदर माइट्स इन द डस्ट, पोलन्स, एनिमल डेंडर, दीज आर एलर्जेंस। तो एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, एनिमल डेंडर्स। एनिमल डेंडर्स क्या होते हैं, जो कि स्किन का जो भी पार्ट होता है, जो भी स्किन का एक स्किन के जो भी रिमेनिंग पार्ट होते हैं वो क्या बोलते हैं, उनको एनिमल डेंडर्स बोलते हैं। तो स्किन के जो भी पार्ट्स होते हैं उन्हें एनिमल डेंडर्स बोला जाएगा। तो माइट्स, पोलन्स एंड एनिमल डेंडर्स आर द एलर्जेंस। अब हम बात करें कि एलर्जी में क्या होगा। एलर्जी में मास्ट सेल्स होती है, वो हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन का सीक्रेशन करती है। तो वासोडाइलेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होता है। तो एलर्जी में क्या होगा, वासोडाइलेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स होगी। तो ये सभी एलर्जी से रिलेटेड रिएक्शंस होती हैं। तो इसमें एलर्जी इज कॉज्ड ड्यू टू द histamine and serotonin secreted by mast cells. Mast cells are the connective tissue cells. Connective tissue की cells होती है mast cells, and mast cells क्या करती हैं, histamine and serotonin का secretion करती हैं। और ये histamine क्या करता है, vasodilation का वर्क करता है, और सेरोटोनिन क्या करता है, वासोकंस्ट्रिक्शन करता है। तो ये किसके लिए, एक इन्फ्लेमेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्फ्लेमेशन, उसमें क्या होगा, रेडिशनेस आएगी, पेन होगा और हीट। तो ये सभी प्रोसेस होते हैं इन्फ्लेमेशन में। इन्फ्लेमेशन के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है हीट, रेडनेस। इन्फ्लेमेशन की बात करें हम तो क्या होता है इन्फ्लेमेशन में, इन्फ्लेमेशन रेडनेस, रोवर, हीट, कैलर। हीट होगा, इसके अलावा ट्यूमर, ट्यूमर बोलते हैं यहाँ पर स्वेलिंग, स्वेलिंग आएगी और ये होगा, इसको बोला जाएगा ट्यूमर। और पेन, पेन को बोला जाएगा डॉलर। तो ये डिफरेंट प्रोसेस जो होते हैं इन्फ्लेमेशन के अंदर। सबसे पहले रेडनेस होती है और हीट मींस वहां पर इंट्रैक्शन होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जैसे बोला जाएगा कैलर। स्वेलिंग होगा, स्वेलिंग का मतलब होगा, स्वेलिंग क्यों होता है, स्वेलिंग का रीजन होता है परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी का मींस क्या होगा, जब भी ब्लड सेल्स, ब्लड का जो भी पार्ट है वो ब्लड वासोडाइलेशन की वजह से ऐसा होगा, तो जो ब्लड वेसल से निकल करके बाहर आ जाता है, जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड जो होगा वेसल से निकल करके बाहर आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। तो क्या होगा, वहां पर इन्फ्लेमेशन आ जाएगा और उससे बोला जाएगा, या स्वेलिंग आ जाएगी, उससे बोला जाएगा ट्यूमर। और जब नर्व से जो भी इंजरी हुई है, नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचेगा तो वो क्या कहलाएगा, पेन होगा, तो उससे बोला जाएगा डॉलर। तो ये डॉलर है, ये ट्यूमर है, इन्हें बोला जाएगा, टर्म है, टेक्निकल टर्म है डॉलर, ट्यूमर, कैलर और रोवर। तो ये रेडनेस के लिए रोवर टर्म आएगी, हीट के लिए कैलर, स्वेलिंग के लिए ट्यूमर और पेन के लिए डॉलर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन भी होता है किसमें, कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है एलर्जी के ड्यूरिंग। तो ये एलर्जी हो गई। अब हम बात करें एलर्जी का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो एलर्जन से बचे, एक तो हमको क्या करना पड़ेगा, antihistamine, adrenaline and steroids are used as the medicine of allergy.
ट्रीटमेंट क्या है? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। देखिए डायग्नोसिस में क्या करेंगे बच्चों हम लोग? डायग्नोसिस में जब भी कोई भी हमको एक या डॉक्टर को कोई भी सस्पेंस लगता है कि एलर्जी इस एलर्जन की वजह से हो सकती है, तो उस एलर्जन को स्मॉल अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और उससे होने वाली जो रिएक्शंस है उनको स्टडी किया जाता है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है और उसका फाइंड आउट किया जाता है कि एलर्जी का रीजन क्या है, कॉजिंग ऑफ एलर्जी। तो फिर इसे बोला जाएगा डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस कैसे होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्पेक्टेड एलर्जन is injected in the body and observe the reactions against it और इसका पता लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट होगा इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या है यूज किया जाएगा? एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, एंटीहिस्टामिन। नेक्स्ट एंटीहिस्टामिन के अलावा क्या होगा यहाँ पर? एड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड नेक्स्ट होगा स्टेरॉइड्स। एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स आर यूज्ड एज द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। ओके स्टूडेंट, तो ये एलर्जी समझ में आ गया आप लोगों के? एलर्जी क्या है, क्यों होता है, कौन सी एंटीबॉडी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करें ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज अच्छा, एक बात एलर्जी के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं पहले। एग्जांपल्स ऑफ एलर्जी, एग्जांपल्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी के एग्जांपल्स में पहला है अस्थमा। और अस्थमा में देखिए, अस्थमा में क्या होगा? ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होगा? अफेक्टेड पार्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मींस ब्रोंकियल्स अफेक्टेड होंगे और इसमें क्या होगा? बीजिंग होगी। जैसे ही उसमें म्यूकस डिपॉजिट हो जाएगा और जैसे ही ब्रीथिंग होगा उसमें क्या होगा? बीजिंग होगी, घबराहट होगी, बीजिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के ड्यूरेशन में क्या होगा? बीजिंग होगा, रैपिड स्पाज्म होगा, रैपिड स्पाज्म। तो ये स्पाज्म किसमें होगा? इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है, रैपिड स्पाज्म इन द इनवॉल्यूंटरी मसल। तो ये इसमें सिम्टम्स हो गए, अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये क्रॉनिक होते हैं, मोस्टली लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। ऐसी डिजीज जो क्रॉनिक होती है वो सभी मोस्टली उनमें स्टेरॉइड्स यूज किए जाते हैं। तो ये अस्थमैटिक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है हे फीवर। हे फीवर क्या होगा? ये जो भी है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन होता है, वाटरी आईज में भी होता है। तो ये भी एलर्जेंस की वजह से होता है, पोलन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? पोलन्स की वजह से होता है। पोलन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो ये हो गया है हे फीवर। तो ये एग्जांपल्स हैं इसकी एलर्जी की। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज, देखिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये सेल्फ सेल है और नॉन सेल है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये सेल्फ की है और बाहर की है, फॉरेन है, और वो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है। तो इससे जो डिजीज होती है उसे ऑटोइम्यून डिजीज कहा जाता है। दूसरा, कई जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो व्हेन आवर इम्यून सिस्टम does not detect the self or own cells and attack on our body organs, the disease caused are known as autoimmune disease. Autoimmune disease, तो ऐसी डिजीजेस को क्या बोला जाता है? ऑटोइम्यून डिजीज बोला जाता है। और इसके एग्जांपल्स, पहला है मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस इंपॉर्टेंट है। मायस्थीनिया ग्रेविस पढ़ा था आपने लोकोमोशन मूवमेंट में। तो मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके अगेंस्ट वर्क होता है हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, और हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो इसमें क्या होगा, एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ क्या होगा, जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स में भी जनरेट डिस्ट्रॉय होगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अफेक्टेड। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट, डिजेनरेट होगी, मसल्स होगी वो डिजेनरेट होने लगेगी। नेक्स्ट हम बात करें मायस्थीनिया ग्रेविस के अलावा हाशिमोटो। और हाशिमोटो में क्या होगा, हाशिमोटो में देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो होती है उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है हमारा इम्यून सिस्टम। और हमारा इम्यून सिस्टम जब थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने लगेगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। इम्यून सिस्टम destroy the thyroid gland। थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करता है और इससे क्या हो जाएगा, इट कॉजेज द हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये भी ऑटोइम्यून डिजीज का एग्जांपल है। नेक्स्ट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये आप पढ़ चुके पहले, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। थर्ड है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होगा कि जो आईजीएम एंटीबॉडी है, आईजीएम एंटीबॉडी, आईजीएम, ये क्या करती है, जो साइनोवियल जॉइंट होता है उस पर अटैक करता है। और जो साइनोवियल फ्लूइड है और वहां पर जो कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। और जो मेम्ब्रेन होगी, उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो उसके, वो क्या करती है, कुछ मटेरियल सीक्रेट करती है, उसे पेनस, ग्रेन्यूल सीक्रेट करती है, बोला जाएगा पेनस। पेनस कहां से सीक्रेट होगा, पेनस आर सीक्रेटेड फ्रॉम साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो जॉइंट होगा, जॉइंट इज कवर्ड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होगी उससे पेनस ग्रेन्यूल्स का सीक्रेशन होगा और वहां पर पेन होगा, जॉइंट लॉक हो जाता है, कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होने लगती है
इसे बोला जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये कैसे हुआ है? आईजीएम एंटीबॉडी ने अटैक किया है साइनोवियल जॉइंट पर, तो इससे कार्टिलेज रेस्ट्रा होने लगी है, पेनस ग्रेन्युल्स का सीक्रेशन हुआ है, और इसे बोला जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द, इसके अलावा कुछ अदर डिजीजेज हैं जैसे कि पर्नीशियस एनीमिया, और भी एग्जांपल्स देंगे हम। पर्नीशियस एनीमिया, अब पर्नीशियस एनीमिया आप जानते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 से होता है। पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। एंड आप ये भी जानते हैं कैस्टल इंट्राइंसिक फैक्टर which is secreted by the oxytocin cells. Oxytocin cells of the stomach are secretes the कैस्टल इंट्राइंसिक फैक्टर। ये आपने पढ़ा था पर्नीशियस, फोर्थ है पर्नीशियस एनीमिया। क्या होगा पर्नीशियस एनीमिया में? देखिए, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अब विटामिन B12 के रिएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करने का वर्क करता है कैस्टल इंट्राइंसिक फैक्टर। कैस्टल इंट्राइंसिक फैक्टर is responsible for absorption of विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन? कैस्टल इंट्राइंसिक फैक्टर व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द ऑक्जेंटिक सेल्स। ये किससे सीक्रेटेड होता है? ऑक्जेंटिक सेल्स से सीक्रेटेड होता है, secreted by the oxytocin cells और parietal cells। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बताएं कि जो हमारी एंटीबॉडीज है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है? इसमें कैस्टल इंट्राइंसिक फैक्टर को डिस्ट्रॉय करता है, और कैस्टल इंट्राइंसिक फैक्टर जब डिस्ट्रॉय होगा तो आपको पता है विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और जब ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 हो जाएगा और पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। विटामिन B12 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ RBC, एंड इन द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B12 RBC आर नॉट मैच्योर्ड एंड द डिजीज इज नोन एज द पर्नीशियस एनीमिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में क्या होगा बच्चों? देखिए, ये भी क्या होगा? इंसुलिन की ये जो बीटा सेल्स, पैनक्रियास की बीटा सेल्स पर, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास आर destroyed बाय इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है? बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि इंसुलिन का सीक्रेशन करती है। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। इससे रीजन क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। दूसरा और क्या होगा? इससे बार बार पॉलीयूरिया हो जाएगा, और पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। तो these are the effects of the IDDM। तो IDDM क्यों होगा? ड्यू टू द डिस्ट्रॉय ऑफ बीटा सेल्स। जो बीटा सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा। तो ये हो गया है, समझ में आ गया होगा बच्चे आपके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, ये सब कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सर।